हेलो दोस्तों, सुपर ब्रिलियंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमने हिंदी में ध्वनि तक पढ़ा था। वर्णमाला टॉपिक चल रही है, जो हमारा चैप्टर है वर्णमाला का, उसमें हम ध्वनि पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे वर्ण। हिंदी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसी को हम वर्ण कहते हैं। ध्वनियां जब लिख दी जाती हैं, ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसी को हम वर्ण कहते हैं। तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। इसका वर्ण विच्छेद देखेंगे। वर्ण विच्छेद कुछ इस प्रकार से होगा कि स्वर प्लस स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, जो बिना स्वर के होंगे, स्वर रहित व्यंजन। ठीक है, जैसे राम, राम को जब तोड़ेंगे तो रा धन आ धन मा धन आ, ऐसे ही तो टूटेगा। उसके बाद अगर हम क्षेत्र को तोड़ते हैं, क्षेत्र तो का धन सा धन ए धन ता धन रा धन आ। ठीक, इसी प्रकार हम कहेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण है। ठीक, भाषा का प्राथमिक अंग भी वर्ण है। भाषा का प्राथमिक अंग वर्ण है। भाषा का प्राथमिक अंग वर्ण है। ठीक, भाषा की पहली या फिर लिखित, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। ठीक, एक शब्द और, जिस ध्वनि को लिपि प्रदान कर दी जाती है उसे भी वर्ण कहते हैं। जब किसी ध्वनि को लिपि प्रदान करते हैं, तो उसे वर्ण कहते हैं। तो वह वर्ण कहलाता है। वह वर्ण कहलाता है। तो वर्ण के बारे में हम जानकारी प्राप्त किए कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। भाषा का प्राथमिक अंग वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। या फिर जब किसी ध्वनि को लिपि प्रदान की जाती है तो वह भी वर्ण कहलाता है। इसका वर्ण विच्छेद हमारा स्वर प्लस स्वर रहित व्यंजन, जिस प्रकार से मैंने तोड़ के आपको बताया है। अब अगली टॉपिक हमारी आती है अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? तो अक्षर का एक सूत्र है जो परम पूजनीय अखिलेश सर की मतलब क्लास से मैंने सीखा है। ना क्षरम इति अक्षरम, ना क्षरम इति अक्षरम।
नाक्षरम इति अक्षरम का मतलब हो, नाक्षरम इति अक्षरम का मतलब क्या होता है? जिसका क्षरण ना हो सके, जिसका क्षरण ना हो सके। ठीक, श्वास के एक ही आघात से उच्चारित होता है। जो श्वास के एक ही आघात से उच्चारित होता है उसे अक्षर कहते हैं, या फिर इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि स्वर प्लस स्वर सहित व्यंजन, स्वर प्लस स्वर सहित व्यंजन को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। स्वर प्लस स्वर सहित व्यंजन। जैसे राम लिखा हुआ है, कमल है, का कमल हो गया। ठीक, ये हमारा अक्षर रहा। मतलब श्वास के एक ही आघात से ये उच्चारित होते हैं, या फिर इन्हें ये कह सकते हैं कि स्वर तथा स्वर सहित व्यंजन को ही अक्षर कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक बहुत देखिए, तो इसमें जो हमारी ये लाइन है सब लोग जानते हैं शिरोरेखा है। क्या है? शिरोरेखा। ये हमारी खड़ी पाई है, खड़ी पाई है। इसको हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। इसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसका प्रयोग सदा छोटा आ के साथ होता है। इसका प्रयोग किसके साथ होता है? आ के साथ इसका प्रयोग होता है। और ये प्रायः तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। ये प्रायः तत्सम होते हैं। इनकी तुलना छंद में, इनकी तुलना गुरु के अंतर्गत होती है। गुरु के अंतर्गत होती है। ठीक है, जैसे अंक हो गया, अंश हो गया, संस्कृत हो गया। ठीक है, अंश, संस्कृत, ये इसके उदाहरण है। और जो ये चिन्ह हमारी है, ये का वर्ग का पंचमा अक्षर होता है। ये का वर्ग का क्या होता है? पंचमा अक्षर होता है। का वर्ग का पंचमा अक्षर, का वर्ग का पंचमा अक्षर। और ये सदैव तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे गंगा, वांग्मय। जहां भी ये का वर्ग का पंचमा अक्षर होता है वो शब्द 100% तत्सम होंगे। और जहां पे अनुस्वार लगा मिलेगा वो 95%, 97% तत्सम ही होंगे। 100 में 5, अगर 100 लिखे होंगे तो 4 से 5 तद्भव हो सकते हैं, वरना संभवतः वो अधिकांशतः क्या होंगे? तत्सम ही होंगे। अब इसके बारे में, इसका नाम है ताड़न जात। ताड़न जात।
ताड़नजात चिह्न। ताड़नजात चिह्न का जन्म 10वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी बोले तो 1000 ईस्वी में हुआ था। जन्म देने वाला कौन था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो कि ताड़नजात चिह्न का सर्वप्रथम प्रयोग किया, कहते जन्मदाता है, और इन्हें हिंदी एकांकिका का जनक व सम्राट कहा जाता है। कहा जाता है पॉइंट बना के। इनकी पहली एकांकी बादल की मृत्यु। ठीक, और एक पॉइंट और, हिंदी की पहली एकांकी एक घूंट। लिखा किसने? जयशंकर प्रसाद। ठीक, और ये जो चिह्न है इसे हम विदेशी चिह्न कहते हैं, विदेशी, या फिर इसी को नुक्ता कहते हैं। और नुक्ता लगाने की जो प्रथा थी, नुक्ता लगाने की शुरुआत जो थी वो किसने की थी? डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने 1932 में की। इसमें की, और इनसे बने शब्द विदेशी शब्द होते हैं, जैसे जहर, जहीर, जमीन, जिला, फकीर। समझ में आया? देखिए इससे क्या समझ में आया? ये हमारी शिरोरेखा है, ये हमारी खड़ी पाई है, ऊपर जो अंग बिंदी होती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इनका प्रयोग सदा आ के साथ होता है, और इनसे बने शब्द जो होते हैं प्रायः तत्सम होते हैं, और इनकी जो गणना है छंद के अंतर्गत, छंद में इसकी गणना गुरु के अंतर्गत की जाती है। फिर हमारा जो ये चिह्न है इक्का वर्ग का पंचमाक्षर होता है, और इसमें जो शब्द इनसे बनते हैं वो पूरी तरह से तत्सम शब्द होते हैं। फिर ये जो ताड़नजात चिह्न है, ताड़नजात चिह्न से बने शब्द आपको बता दें, इनसे बने शब्द सदैव तद्भव होते हैं, सदैव तद्भव होते हैं। जैसे घड़ी, घोड़ा, घड़ा, कपड़ा आदि। ठीक है, तो ताड़नजात का जो जन्म हुआ कब? 10वीं शताब्दी यानी 1000 ईस्वी में, और जन्म देने वाले कौन? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा से जुड़ा पॉइंट, इन्हें हिंदी एकांकी का जनक एवं सम्राट कहा जाता है। इनकी पहली एकांकी बादल की मृत्यु है। और एक और पॉइंट, हिंदी की पहली एकांकी एक घूंट, जिसे किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने लिखा। और ताड़नजात से उत्पन्न शब्द जो होते हैं सदैव तद्भव में होते हैं, जिसमें ताड़नजात चिह्न लगा होता है वो शब्द सदैव तद्भव होते हैं। और नुक्ता जो विदेशी चिन्ह है, विदेशी चिन्ह जैसे जहीर, जमीर, फकीर, कफन, इन सब चीजों में लगाया जाता है। जहर, जिला,
जो शब्दों के नीचे में जो पॉइंट रखा जाता है उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। इसको जो नुक्ता लगाने की जो प्रथा थी सर्वप्रथम किसने शुरू की? डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने 1932 यानी 1932 में शुरू की थी। ठीक, ये हमारी बेहतरीन टॉपिक थी। अब हम अगली टॉपिक में पढ़ते हैं कि ध्वनियों, अक्षरों और वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 निर्धारित की गई है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर के जैसे स्वर को क्या कहते हैं? स्वर को स्वतंत्र या फिर स्वाधीन या फिर अच या फिर क्या नाम है उसको अच और एक पश्चगामी, क्योंकि मुख से पिछले भाग से शुरू होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पश्चगामी भी कहते हैं। और रा को, रा हमारा ध्वनि और अक्षर है ही, और इसकी परिभाषा हम बना सकते हैं जैसे स्वतंत्र, खुद या अपने आप, स्वयं या खुद या अपने आप उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं। ठीक है, और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, और मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है।